इधर गुजरात के वलसाड में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी, कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी जाती रहीं। प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह कि हादसे में कोई जनहानि नहीं, किसी की जान नहीं गई। समय रहते गोदाम में मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा लाखों का सामान राख होने की बात कही जा रही है। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते पूरे गोदाम को इस आग ने राख में तब्दील कर दिया। इधर मुंबई में एक बार फिर बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। सड़क पर जा रहे एक बुजुर्ग को इस बेकाबू बस ने टक्कर मार दी। बस की रफ्तार कम होने की वजह से ये जो बुजुर्ग हैं वो बस के नीचे आने से बाल बाल बचे हैं। गंभीर चोटें इन्हें आई है। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए। अनियंत्रित बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। तत्काल बस पर ब्रेक लग गया और जो बुजुर्ग घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के बीच आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। आग के प्रकोप के चलते अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। तकरीबन 1,260 एकड़ जमीन पर फैली आग ने हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अपनी गाड़ियां और सामान छोड़कर पैदल भागने के लिए मजबूर हैं। देखते ही देखते ये आग फैलती चली जा रही है। 1200 एकड़, क्या होता है 1200 एकड़? 1200 एकड़ जमीन पर यह आग फैल गई है। हजारों घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। जंगल में यह आग लगी थी और अब रिहायशी इलाके इसकी जद में हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आग इंदौर में भी लगी है। टैंकर में भीषण आग लगी। गोदाम के बाहर ये टैंकर खड़ा हुआ था और देखते ही देखते पूरा टैंकर आग की जद में आ गया। धुएं का गुबार आसमान में ऊपर तक नजर आया। आग की लपटें इतनी भयंकर, भीषण, भयानक थीं कि आग पर काबू पाने में लंबा वक्त लगा। लसूलिया थाना इलाके का पूरा मामला। इधर भोपाल सेंट्रल जेल में सवालों की आग लगी हुई है। भोपाल सेंट्रल जेल में जेल के पास ड्रोन कैमरा मिलने से सनसनी फैल गई। सेल से 200 मीटर की दूरी पर यह ड्रोन कैमरा मिला है। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सेल कौन सी? मामूली सेल नहीं, अंडा सेल। कुख्यात बदमाश रखे जाते हैं यहां, कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं यहां, सजा याफ्ता लोग रखे जाते हैं यहां, सजा याफ्ता रखे जाते हैं यहां। पीएफआई के कैदियों के बैरक के पास यह ड्रोन कैमरा मिला है। भोपाल के हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में कई कुख्यात कैदी हैं। एक सिपाही ने ड्यूटी के दौरान हनुमान मंदिर के पास ये ड्रोन देखा और इसके बाद कई सारे सवाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर फिर खड़े हो गए। भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन कैमरा मिलने से सनसनी फैल गई। याद करिए, इसी भोपाल ने जेल ब्रेक देखा है। जेल ब्रेक के बाद एनकाउंटर भी देखा है। उसके बावजूद ड्रोन कैमरा यहां से बरामद किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे को उड़ाने के लिए भी परमिशन लगती है। अगर परमिशन नहीं भी लगती है तो इंफॉर्मेशन पुलिस मुख्यालय को देनी होती है।
छतरपुर में फोटो स्टूडियो में जमकर मारपीट हो गई। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। कुछ लोगों ने एक शख्स पर हमला कर दिया। जवाहर रोड इलाके की पूरी घटना है। छतरपुर का पूरा मामला, फोटो स्टूडियो में जमकर मारपीट, दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चल गए। कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। जवाहर रोड इलाके की घटना है। फोटो स्टूडियो के बाहर हंगामा, मारपीट, उपद्रव, उत्पात की ये तस्वीरें। एक शख्स पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जमकर लाठी डंडे चले जवाहर रोड इलाके में। इधर इंदौर में बर्थडे पार्टी के दौरान हथियार लहराने का एक वीडियो सामने आया है। एक महिला तलवार से केक काटती इस वीडियो में नजर आती है। तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल है। यह भी लसूड़िया थाना इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया, तलवार से केक काटा गया। और हरियाणा के सोहना से बड़ी खबर, बड़े सवाल। एमपी एटीएस की कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। मौत नहीं हो गई, खुदकुशी कर ली उसने। एमपी एटीएस की कस्टडी में युवक खुदकुशी कर ले रहा है। वाह। हरियाणा में इस युवक की मौत हुई है। एमपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया था। साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले में यह अरेस्टिंग हुई थी। हरियाणा के सोहना में इससे पूछताछ चल रही थी और युवक ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। हरियाणा के सोहना में पूछताछ चल रही थी। कहां ले जाकर पूछताछ हो रही थी, क्यों ऐसी जगह ले जाकर पूछताछ हो रही थी, और ऐसी कौन सी पूछताछ है, ये क्या सक्रियता है एटीएस की, एमपी एटीएस की। कोई युवक तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे रहा। ओयो ओयो, होटल में ले जाकर पूछताछ हो रही थी। सर पूरा मामला ये है कि कल हमें रात को 9 बजे पता लगा था कि हमारा बच्चा एमपी एटीएस वाले पुलिस वालों जो यहाँ पे हमारे बच्चे को उठा के लाए थे, ये सोहना थाना के सामने बिल्कुल होटल में, यहाँ पे उसके साथ क्या किया उन्होंने, नहीं किया, हरासमेंट किया या नहीं किया, ऊपर से उसको फेंका, ये तो इंक्वायरी की बात है सर। और वो लड़का ऑन द स्पॉट मर गया। उसके साथ 4 लड़के और थे जो वो अपने साथ वो लेके एटीएस वाले गए। एटीएस वाले जब यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आए, किसी को अरेस्ट करने आए, उनके पास कोई भी लीगल नोटिस नहीं था। बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है? केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद फैसला इस पर आ सकता है। वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा दिल्ली गए थे। बड़े जिलों में 2 जिलाध्यक्ष, शहरी और ग्रामीण इलाकों के जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। सागर और धार में 2 जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, यहां पर भी 2 जिलाध्यक्ष। सवाल वही, क्या जिलाध्यक्षों पर बना सस्पेंस खत्म होगा? सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, संगठन से जुड़े हर काम में अव्वल रहने वाला मध्य प्रदेश जिलाध्यक्षों के मामले नहीं सुलझा पा रहा है। जी बिल्कुल ललित जी, देखिए माना जा रहा था और जो तय समय अनुसार बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम जारी किए थे, मंडल अध्यक्षों का चुनाव, फिर जिलाध्यक्ष का चुनाव और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। उसके अनुसार 6 तारीख तक जो जिलाध्यक्षों की सूची है वो आ जानी चाहिए थी। लगभग सभी जिलों पे सहमति बन भी गई थी, लेकिन कुछ जिले ऐसे बाकी थे जिनको लेकर लगातार पैंच फंसा हुआ था, चाहे वो जातीय क्षेत्रीय सियासी समीकरणों की बात की जाए या फिर बड़े नेताओं का दबाव का जो मामला है वो भी इसमें एक बड़ा रोड़ा जो है वो बना था और इसको लेकर ही लगातार मंथन का दौर चलता रहा। पहले भोपाल स्तर पर ये सारी बातचीत हुई, बात नहीं बनी तो बात दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंची तो वहां पर आला कमान ने चर्चा की और फिर प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा को और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली भी बुलाना पड़ा। वहां पर एक बार फिर से रायशुमारी करने का काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब भी 2-3 दिन का जो डिले है वो हो चुका है। आज 9 तारीख हो गई है। अब संभवतः ये माना जा रहा है कि जो बड़े जिले हैं वहां पर 2 जिलों जिला संगठनात्मक जिलों की जो गठन है वो बीजेपी कर सकती है और शहर और ग्रामीण 2 पार्ट में जिलों को डिवाइड
करके वहाँ पे 2 जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ऐसा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के साथ ही धार में भी करने की जो प्लानिंग है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। बहरहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी बीजेपी का ये सस्पेंस खत्म होता है, क्योंकि जो नेता लगातार लॉबिंग करने में जुटे हुए थे अपने अपने समर्थकों के लिए और जो लोग प्रयास कर रहे थे कि जिलाध्यक्ष जो महत्वपूर्ण पद होता है, अगर बीजेपी में आप संगठन के लिहाज से देखें तो विधायक के बराबर या उससे भी बड़ा जो प्रोटोकॉल है वो जिलाध्यक्ष का होता है। और जब पार्टी मजबूत होती है, सत्ता में आपकी सीटें ज्यादा होती हैं, मजबूती होती है, तो जो जिलाध्यक्ष का पद है वो अपने आप में काफी ताकतवर होता है और अच्छा खासा रसूख जो है वो इस पद के साथ आता है। तो तमाम नेता जो है इसकी लॉबिंग में लगे हुए हैं, अपने अपने समर्थकों को अपने अपने जिलों में जो है वो फिट करना चाहते हैं और इसलिए ये पूरा जो पैच है वो लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि संगठन की क्या कुछ समन्वय यहाँ पे बन गया और कब तक लिस्ट जारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु लगातार उनकी नजर बनी हुई है, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को बस की सुविधा मिलेगी। भोपाल से लखनऊ और प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। श्रद्धालुओं को आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड से, नादरा बस स्टैंड भोपाल का सबसे पुराना बस स्टैंड है, श्रद्धालुओं को आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड से लखनऊ और प्रयागराज के लिए बस मिलेगी, डायरेक्ट बस। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, प्रयागराज लखनऊ के लिए डायरेक्ट बस। बिल्कुल ललित जी, देखिए बड़ा कदम उठाया गया है। जो भोपाल और मध्य प्रदेश के लोकल बस ऑपरेटर्स हैं उनको नेशनल परमिट दिया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने कुंभ जा सकें, प्रयागराज पहुंच सकें और उनकी यात्रा में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आमतौर पर ही देखा जाता है कि रेलवे की अगर हम बात करें तो उसमें रिजर्वेशन में लंबी वेटिंग लिस्ट होती है वो और अमूमन क्लियर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर प्रयागराज और कुंभ का समय हो तो श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि रेलवे कई स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो क्लियर नहीं होते। तत्काल, प्रीमियम तत्काल और अन्य कोटे भी जो लग जाते हैं, उसके बावजूद कई बार जो टिकट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में अगर बस की सेवा मिलेगी, बस की सुविधा मिलेगी तो कई लोग जो हैं वो दर्शन करने पहुंच सकेंगे। और प्रयागराज और लखनऊ की कनेक्टिविटी जो है वो भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों से दुरुस्त करने का काम इस पूरे कुंभ के दौरान जो है वो किया जाएगा। जो टिकट फेयर है वो भी निर्धारित जो दर है उसके मापदंडों के अनुसार ही होंगे और जो एजेंसीज हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। तो ये एक अच्छी खबर उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो महाकुंभ में जाना चाहते हैं। अब उनके लिए एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के साथ ही रोड कनेक्टिविटी भी जो है वो उपलब्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। जो रेल की कीमतों से खुद को रिलाया हुआ महसूस करते हैं उनके लिए ये बसें वाकई बहुत मुफीद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन हो सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नवीन ये प्रभारी हैं, वो भी शामिल होंगे। तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें वो भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के एजेंडे के बारे में बात कर ली जाए, 2 प्रमुख बातें, मंत्रिमंडल विस्तार, 2 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हो सकता है। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है नगरीय और पंचायत चुनाव के साथ साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है और करीब 10 बजे से ये बैठक जो है शुरू होगी और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सीएम साई की अध्यक्षता में आज की ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में सभी विधायकगण, मंत्रीगण, जो सीनियर नेता है, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये सभी जो है वो मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले 10 बजे से जो है कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक के बाद
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो सम्मेलन है उस पर नितिन नवीन जो है वो शिरकत करने वाले हैं। और माना जा रहा है कि इस दौरान जो है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी जो है वो चर्चा संभावित की जा रही है, क्योंकि आरक्षण जो है वो अब तय हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, विपक्ष को किन मुद्दों को लेकर जो है वो घेरा जाएगा, इस पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो महापौर, अध्यक्ष और पार्षद है उनके कैंडिडेट के लिए मापदंड जो है वो तय किया जाएगा। साथ ही प्रदेश प्रभारी को लेकर भी यहाँ पर उनको तय करने को लेकर भी जो है वो चर्चा की जानी है। इसके साथ ही करीब शायद सरकार को बने अब 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा के फॉर्मूले में छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट विस्तार जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में आज की इस बैठक में इस पर भी चर्चा संभावित है और ऐसे में माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मेन मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव है और यहाँ पर भी एक साथ नगरीय और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने पर भी चर्चा जो है संभावित मानी जा रही है। तो एक बड़ी बैठक आज भाजपा कार्यालय में होनी है। 10 बजे से लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु। लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहे। कुछ और अहम खबर को लेकर आगे हम अभी तनु से चर्चा करेंगे। तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। 10 बजे से बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी। राजगढ़ में 1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में यह सबसे ठंडी जगह मध्य प्रदेश की उनमें से एक। पचमढ़ी में 0.2 डिग्री सेल्सियस। शाजापुर में रात का तापमान 2 डिग्री, सीहोर में 2.7, भोपाल में 3.6, रतलाम, सिवनी और नीमच में भी शीतलहर। और ये सर्दी का दूसरा सेशन समझ लीजिए इसे, और पड़ेगी सर्दी। ग्वालियर एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी 100 मीटर रिकॉर्ड की गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर सर्दी का असर। छत्तीसगढ़ में हालांकि थोड़ी राहत कुछ एक जगहों पर है, मध्य प्रदेश में वो भी नहीं है। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से लगातार। वासु आपको नजर आ रहे होंगे, वासु भी हमारे साथ लगातार बने हुए। वासु, हाय हाय सर्दी, और ऐसा लगता नहीं कि जल्दी मुक्ति मिलेगी। वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए आध्यात्म का महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और सर्दियों का कुंभ जो है ऐसा लग रहा है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से जो सर्द हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश को हिट कर रही हैं। और यही वजह है कि जो टेम्परेचर का ग्राफ अभी आप बता रहे थे, 1 डिग्री के करीब राजगढ़ में न्यूनतम पारा। अगर आप पचमढ़ी चले जाएं तो वहां पर तो जो पर्यटकों के लिए गाड़ियां होती हैं, जिप्सी होती हैं, उनकी सीटों पर बर्फ जम गई है। और वो तस्वीरें सामने आ रही है वहां से कि श्रद्धालु जो है वो पर्यटक जो है वो अपनी गाड़ियों से बर्फ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसा नजारा हिमाचल में, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, वो मध्य प्रदेश में भी अब नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। 3.5 डिग्री के करीब यहाँ पर जो न्यूनतम पारा है वो जा चुका है। सीहोर और आसपास के जिलों में ऐसा ही जो हाल है वो बना हुआ है। ना सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वो भी सर्द हवाओं से ठिठुर रहे हैं। और आने वाले 2-3 दिनों तक ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस वाला सिस्टम नहीं बन रहा है जो इन सर्द हवाओं का रुख मोड़ सके और थोड़ी सी ठंडी से राहत मिले। तो ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क, सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तनु भी हमारे साथ बनी हुई है। तनु, छत्तीसगढ़ में सर्दी के हाल। तनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो छत्तीसगढ़ में सर्दी के हाल। तो बलरामपुर में भी सर्दी असर दिखा रही है। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है, इससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में पारे में और गिरावट आ सकती है। कोहरे के चलते सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। मुंगेली में भी जोरदार सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप है। सर्दी बढ़ने से मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
और अब टॉप 20।